देख सकते हैं जिस तरह से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवाना सिखाने जा रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लास 9-10 तक आप पढ़ते आ रहे थे 2,2, 2,8,1 सोडियम के लिए। अब इस तरह से नहीं चलेगा, चूँकि हम लोगों ने क्वांटम नंबर्स पढ़ लिए हैं और हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट एड्रेस फाइंड कर लिया है कि वो किस शेल में होता है, शेल के अंदर किस सब शेल में होता है, सब शेल में किस ऑर्बिटल में होता है और वो कैसे स्पिन कर रहा है। तो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अब हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो अब हम उस शेल, सब शेल्स और ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स को भरने का क्या सही तरीका है, कैसे भरना चाहिए। तो उसमें से सबसे पहला रूल है बोर्स-बरी रूल और n+l रूल भी कहा जाता है। इसके हिसाब से इसने कहा कि ऑर्बिटल विद द लोअर n+l हैव लोअर एनर्जी। मतलब अगर आपके पास एक जगह 3d लिखा है और एक जगह 4s लिखा है तो इसका n क्या होगा 3, l क्या होगा 2, 3 + 2 कितना हुआ 5। एक तरफ अगर आप 4s लिखा है n कितना हुआ 4, l कितना हुआ, s के लिए l कितना होता है 0, n+l कितना हुआ 4। तो देखने में लगता है कि 4s बड़ा है लेकिन एनर्जी किसकी ज़्यादा है 3d की। तो 3d हैज़ मोर एनर्जी देन 4s। तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भरा जाएगा फिर 3d में भरा जाएगा। इलेक्ट्रॉन शुड बी फिल्ड with the lowest energy and then it should proceed to the higher energy shells या सब shells। तो आप याद रखिएगा, देखने में लगता है कि 3d 4s में 4s बाद में आएगा, 4s को बाद में भरा जाएगा, लेकिन नहीं भाई साहब, बोर-बरी रूल या n+l रूल के हिसाब से जिसका n+l कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी, जिसका n+l ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो सामने आपके एग्जाम्पल है 3d और 4s का, जिसमें 3d की एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि उसका n+l ज़्यादा है। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, तो उन केसेस को हम कैसे समझेंगे अभी बता रहा। फिलहाल बोर-बरी रूल का दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, when two orbitals possesses the same value of n+l then the orbitals having the lesser value of n should be filled first। यानी कि अगर आपका n+l का समेशन करने पर दोनों के दोनों बराबर आ जाएं तो आप क्या करोगे। तो जिसका n छोटा होगा n वो पहले भरा जाएगा, जिसका n बड़ा होगा वो बाद में भरा जाएगा। क्योंकि n छोटा होने का मतलब क्या है, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा होने का क्या मतलब है कि वो शेल पहले आ रही है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं 3p और 4s है तो n 3p के लिए 3 होगा और l उसका 1 होगा, तो n+l करेंगे 4 आएगा। आप करके देख लो। 4s है तो n 4 है और s l के लिए 0 है तो n+l इसका भी 4 आएगा। तो 3p और 4s के लिए n+l दोनों 4 आ रहे हैं। तो आप याद रखिएगा, जिसका n छोटा 3p में 3 है और 4s में 4 है, तो 3p का n छोटा है तो 3p पहले भरा जाएगा, 4s बाद में भरा जाएगा। 3p की एनर्जी कम होगी, 4s की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन शुड बी फिल्ड फर्स्ट इन द लोअर शेल, वो हमको ऑफबॉ भाई साहब ने कहा था। ऑफबॉ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, चढ़ाई चढ़ना। तो द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, इसने क्या कहा है, द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड 1 by 1 into various orbitals in order of the increasing energy starting with the orbital of lowest energy। पहले आप लोवेस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल को फील्ड करिए और उसके बाद हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स पर जाइए। तो ऐसा था कि आप ये पहले वीडियो को पॉज कर लें और वीडियो को पॉज करने के बाद नोट कर लें। तो मैं आपको बताता हूं कि बोर-बरी और ऑफबॉ को कंबाइन करके एक अरेंजमेंट दिया था ऑफबॉ ने, जिसके हिसाब से हम ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट याद रख सकते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए, पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। देखो भाई ऐसा है, ऊपर जा रहे हैं तो हमारी एनर्जी बढ़ रही है। ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ये फोर्थ शेल है।
फर्स्ट शेल में सिर्फ s ऑर्बिटल आता है, देखो ना 1s 1p 1d मान कर चलते हैं। इसके लिए n1 है, l0 है, इसके लिए n1 है, l1 है, इसके लिए n1 है, l2 है। तो n और l में क्या संबंध रहता था कि जो l है वो n से सिर्फ छोटा हो सकता है, ना बड़ा हो सकता है, ना बराबर हो सकता है। इस केस में बराबर हो रहा है तो पॉसिबल नहीं, इस केस में l बड़ा हो रहा है वो भी पॉसिबल नहीं। इसका मतलब जो फर्स्ट शेल है उसके अंदर जो सब शेल होगी वो होगी सिर्फ s, ठीक। उसी तरह 2 के अंदर होती है s और p, 3 के अंदर होती है s p और d। आप चाहो तो चेक कर लो, 2d हमने आपको बताया है कि 2d एग्जिस्ट नहीं करता। उसी तरह आप चाहो तो 3f देख लो, 3f है, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 3, नॉट पॉसिबल सर। s है, p है, d है, f है। यानी कि इसके हिसाब से पहले 1s आएगा, 1s में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 3d में, फिर 4s में, फिर 4p में, फिर 4d में, फिर 4f में, एंड इट गोज ऑन। काफी लंबी सीरीज है। लेकिन आप जानते हैं हम लोगों ने अभी अभी बोरबरी रूल पढ़ा है। बोरबरी के हिसाब से कुछ आपको लिहाजा रखना पड़ेगा। किस चीज का? कि ये देखो भाई साहब, आप 3D को पहले भर रहे हैं और 4s को बाद में भर रहे हैं तो वो बोरबरी के समझ से बाहर है, तो ये जो है गलत है। यानी कि सही तभी मानी जाएगी कि आप पहले 4s को भरें बाद में 3D को भरें। दिस इज अकॉर्डिंग टू n+l रूल एंड द सीरीज विच आई हैव रिटन इज अकॉर्डिंग टू ऑफ-बार रूल। तो यार ये अरेंजमेंट हम लोग सर कब तक याद रखेंगे? पता नहीं अब आगे चल के कितने एक्सेप्शंस आएंगे। क्या हर मोड़ पे हमको n+l लगाना पड़ेगा? नहीं लगाना पड़ेगा। ऑफ-बार ने एक अरेंजमेंट दिया है, उस अरेंजमेंट के हिसाब से आपको इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। तो अभी फिलहाल मैं आपको ये हटाकर बताता हूं, दिस इज व्हाट द एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट हाउ यू हैव टू प्रोसीड इट फर्दर, उसके लिए आप अरेंजमेंट देखिए कैसे भरेंगे, ताकि आपका बोरबरी भी सेट बैठ जाए और आपका ऑफ-बार भी सेट बैठ जाए। 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, यहाँ क्रॉस मारो क्योंकि 1p होता नहीं, 2p 3p 4p 5p 6p 7p, क्रॉस मारो क्रॉस मारो। 2d होता नहीं, 2s 3s, हाँ सॉरी यहाँ आएगा 3s होता नहीं, 3d होगा नहीं। तो यहाँ से अगर हम चालू करें, सॉरी यहाँ पर आएगा ppd, हाँ सॉरी, तो यहाँ पे 1d होगा नहीं, 2d होगा नहीं, यहाँ पे आएगा शुरुआत होगी 3d से। यहाँ पे अगर आप लिखते हो तो क्या लिखते हैं? 1d, क्योंकि ये pp की रो है, ये ss की रो है, ये dd की रो है। 1d पॉसिबल नहीं, 2d पॉसिबल नहीं, इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया। तो 3d होता है, 4d होता है, 5d होता है, 6d होता है, एंड इट गोज ऑन। उसी तरह 1f होगा नहीं, 2f होगा नहीं, 3f होगा नहीं, 4f होगा, 5f होगा, एंड इट गोज ऑन। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जिगजैग पोर्शन में आपको वर्टिकली डायगोनली ऐसे भरना है। पहले आएगा 1s, फिर ऐसे 1s पहले आएगा, फिर आएगा 2s, इसको ध्यान से देखिएगा, फिर एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए। 2p के बाद फिर आएगा 3s, उसके बाद 3p के बाद आएगा 4s, 4s के बाद आएगा 3d, 3d के बाद आएगा 4p, 4p के बाद आएगा 5s। तो देख रहे हो एक्सेप्शनल केस ऑलरेडी इंक्लूड हो गया। 3p के बाद आप 3d नहीं भर रहे हो, बल्कि आप 4s भर रहे हो, 4s के बाद ही 3d भर रहे हो। तो ये अरेंजमेंट इतना सटीक है कि ये बोरबरी के सारे एक्सेप्शनल केसेस को अपने अंदर लेकर आपको बताता है। उसी के बाद 3d के बाद आ रहा है 4p, फिर 5s, फिर आप ऐसे करेंगे तो ये आएगा 4d 5p 6s, फिर ये आएगा 4f 5d 6p 7s, एंड इट गोज ऑन। अब आपको जैसे जितनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए उस हिसाब से आप उतने लिखते रहना। आपको मैक्सिमम यहाँ पे 8s तक जाएगा। समझ में आई बात? अब आप कर लेंगे
इसके बाद देखिए क्या लिख सकते हैं आप, इसके बाद आप लिखेंगे 7s के बाद यहाँ पर आएगा 5f 6d 7p 8s, खत्म। यहाँ पर आप लिखोगे तो 119वां एलिमेंट आएगा। अपने पीरियोडिक टेबल में 118 119 है, बस यहीं तक आपको चाहिए। तो नेक्स्ट आता है आपका ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसने कहा कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स विद इन द सेम एटम कैन हैव द सेम वैल्यू फॉर ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स। बड़ा टेढ़ा मेढ़ा स्टेटमेंट है, समझ नहीं आएगा, पढ़ के देख लो चाहो। नो टू इलेक्ट्रॉन्स विद इन द सेम एटम कैन हैव द सेम वैल्यूज फॉर ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स। आया मजा? तो देखो सिंपल भाषा में कहना चाहता है ऑर्बिटल कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखो मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू आपको। अगर हम देखो बेटा आपके सामने 2s लिखा है तो इसका n क्या होगा 2, l क्या होगा 0 क्योंकि s है, m क्या होगा 0 क्योंकि l 0 है, s क्या होगा +½ नहीं सर -½ नहीं सर +½ खुद कंफ्यूज हो गए क्योंकि स्पिन इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है और ये तो हमको भी नहीं पता। यानी कि n2 l0 m0 s इक्वल टू -½ तो एक सेट के लिए आपको 2 बार सेट्स बनाने पड़े। क्यों? क्योंकि उसका स्पिन क्वांटम नंबर अलग अलग है, जिसकी वजह से हमको ये पता चलता है कि s जिसके पास एक ऑर्बिटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, और ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स नॉट मोर देन दैट। ऑर्बिटल एक बेसिकली बच्चों जूतों के डिब्बे की तरह है। जूते का डिब्बा कभी आपने खरीदा? जूते खरीदे हैं, शूज़ खरीदे हैं। अ पेयर ऑफ शूज़ जिसमें एक शू ऊपर होता है और एक शू नीचे होता है। दोनों जूते अगर एक साथ ऐसे रख दोगे तो जूते का डब्बा फट जाएगा। अगर आप दोनों इलेक्ट्रॉन्स को या तो क्लॉकवाइज रख दोगे या दोनों को एंटी क्लॉकवाइज रख दोगे तो दोनों पर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, दोनों रिपेल मारेंगे तो एकदम बाहर चले जाएंगे, दिक्कत होगी। तो हम लोग हमेशा केमिस्ट्री में सोचते हैं, जानते हैं कि हमें मिनिमम से मिनिमम रिपल्जन मिले ताकि हम मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन कर सकें। सो टू अटेन द मिनिमम रिपल्जन और द मैक्सिमम स्टेबिलिटी इट इज़ कंसिडरेबल दैट अगर एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो एक क्लॉकवाइज सीधे की तरफ और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज उल्टे की तरफ ही आएगा। उसी तरह P के अंदर अभी आप पढ़ चुके हो, उसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं तो मैक्सिमम इसके अंदर कितने आ सकते हैं? इसके अंदर मैक्सिमम आ सकते हैं 6। वैसे D में 10 और F में 14, जस्ट डबल हो जाएगा। अभी तक आपने क्या पढ़ा बेटा? SPDF में ऑर्बिटल्स पढ़े थे ना? कितने थे ऑर्बिटल्स? S में 1 था, P में 3 था, D में 5 था, F में 7 था। कितना आसान है याद करना। ऑड नंबर डेज 1 3 5 7 याद कर लो। अब हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो आपको मैक्सिमम पता चल गया कि एक ऑर्बिटल के अंदर या एक सबशेल के अंदर बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो S के अंदर 2 आ सकते हैं, P सबशेल के अंदर चूंकि 3 ऑर्बिटल है तो 6 आ सकते हैं, D के अंदर चूंकि 5 ऑर्बिटल हैं तो 10 आ सकते हैं, F के अंदर चूंकि 7 ऑर्बिटल हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम। So I think that you have understood the Pauli's exclusion principle, जिसकी वजह से, जिसके हिसाब से हमें ये पता चला कि आप 2s 2p या कोई भी अगर आपको डिजिट दिया है तो आप उसके लिए 2 ही सेट बनाएंगे क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो बदलेगा ही बदलेगा। सो नो 2 इलेक्ट्रॉन्स विद इन द सेम एटम कैन हैव द सेम वैल्यूज फॉर ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स। इसका मतलब उसका स्पिन क्वांटम नंबर अलग होगा ही होएगा। तो देखिए नेक्स्ट आता है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसने कहा कि अगर आपको P सबशेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन भरने तो उनको भरने का तरीका कैसा होगा कि पहले आप 1 इलेक्ट्रॉन इसको दें, फिर 1 इलेक्ट्रॉन इसको दें, फिर 1 इलेक्ट्रॉन इसको दें। एंड दिस इज द मोस्ट प्रिफर्ड मेथड कि हर एक ऑर्बिटल पहले सिंगली या हाफ फिल्ड होना चाहिए, उसी के बाद आप पेयरिंग करोगे। अगर आपने इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरा वो गलत माना जाएगा। किस तरीके से? 1 2 3, दिस इज द रॉन्ग मेथड। ठीक है, ये डॉगी है आपके पास, एक डॉगी, दूसरा डॉगी, तीसरा डॉगी और आपके पास 3 रोटी है। ठीक है, और तीनों भूखे हैं,
तीनों को एक एक खिलाना बच्चों। अगर आपने एक को 2 खिला दी, दूसरे को 1 खिला दी, तीसरा भूखा बचा और आपको काट खाएगा, भाव। तो याद रखना है, पहले हर डॉगी को इक्वली एक एक रोटी बांट दो। आप ऐसे भी नहीं भर सकते कि एक ऊपर है, फिर एक यहाँ दूसरे ऑर्बिटल में एक नीचे है, फिर एक ऊपर है, ये भी गलत मेथड है। अगर आप भर रहे हो तो तीनों को क्लॉकवाइज 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 भरो, या तो फिर तीनों को एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भरो, ये भी सही है। लेकिन ये नहीं कि एक ऑर्बिटल में कभी क्लॉक ले रहे हो, फिर एंटी क्लॉक ले रहे हो, फिर क्लॉक ले रहे हो, ये गलत है। अगर अब आपको 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो आप कैसे भरोगे? 1 2 3। तो ईच ऑर्बिटल्स हैव बीन नाउ सिंगली फिल्ड, फिर चौथा, फिर 5वां। ठीक है, ऐसा बच्चों हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि पहला सिंगली फिल्ड करना जरूरी है। जब सिंगली फिल्ड होगा उसके बाद जब पेयरिंग होगी तो वो ज़्यादा स्टेबिलिटी को योगदान करेगा, ज़्यादा सिमेट्रिसिटी को योगदान करेगा और मिनिमम रिपल्जन को योगदान करेगा। इसीलिए कहा गया मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। आप जितना ज़्यादा हाफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे, जितना ज़्यादा आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे उतना ज़्यादा वो स्पिन कर पाएगा, मैक्सिमम स्पिन, मैक्सिमम स्पिन। अगर आपने 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरे और एक तरफ 3 इलेक्ट्रॉन इस तरफ यहाँ पे भरे हुए हैं, तो आप खुद सोचिए रिपल्जन कहाँ ज़्यादा होगा? रिपल्जन यहाँ ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल के अंदर हैं। ये इसको कहेगा तू दूर भाग, वो कहेगा उसको तू दूर भाग। लेकिन यहाँ पे पहले सिंगली फिल्ड है, पहले ये स्टेबल हो चुका है, सिमेट्रिसिटी अटेंड कर चुका है, स्टेबिलिटी अटेंड कर चुका है। इसके बाद आपकी मजबूरी है कि भाई इसमें 4 इलेक्ट्रॉन या 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो ये स्वागत करेगा आपको, चलो भाई ठीक है आप पेयरिंग कर लो। तो वही हुंस रूल कह रहा है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू दी सेम सबशेल, मतलब P में होते हैं वो D में होते हैं और F में होते हैं। S इसलिए नहीं लिखा क्योंकि S में होता ही एक डब्बा है। does not takes place until each orbital belonging to that subshell has got the 1 electron each, that is it is singly paired। I hope आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी जाती है। तो कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ, समझा कर बताता हूँ, फिर कुछ आप अपनी तरफ से ट्राई करिएगा। तो मूविंग ऑन, सबसे पहले हम ऑक्सीजन की लिखते हैं 8। तो पहले 1s आता है, फिर 2s आता है, ऑफ रूल देख लीजिए जो आपको ने भी पीछे बनाया। उसके बाद 2p आता है, उसके बाद 3s आता है, दिस गोज ऑन। हमें 8 भरना है। s के पास कितना ऑर्बिटल होता है? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2। तो पहले हम इनके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसको देंगे। s के पास 2, फिर s आया 2, फिर p आया 6। नहीं यार ये तो ज़्यादा हो गए, 2 + 2 4, 4 + 6 10, गलत। हमें 8 ही देने हैं तो इसको हम 4 देंगे। तो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ऑक्सीजन, 1s2 2s2 2p4। कार्बन का 6 आओ, 1s 2s 2p, s में फिर से 2 बचे कितने? 2, तो 2, 1s2 2s2 2p2। Na 11, 1s2 2s2 2p6, 10 हो गए। बाद में आता है 3s, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। चलो 13 का लिख कर देखो, एल्यूमिनियम। पॉज करो वीडियो, लिख कर देखो। तो क्या भरा देखो, 1s2 2s2 2p6, 2p के बाद आता है 3s के बाद आता है 3p, s पे कितने आ सकते हैं? 2। अब बचा कितना? एक इलेक्ट्रॉन। देखो 2 2 4 6 10, 2 12 और एक ये 13। नेक्स्ट स्कैंडियम 21। वीडियो पॉज करो, नोट करो, खुद से करके देखो। पहले 1s आता है, फिर 2s आता है, फिर 2p आता है, फिर 3s आता है, फिर 3p आता है, फिर 4s आता है, फिर 3d आता है। 2 4 10 12 18, पी के पास मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, 2 20 1। आ गई बात समझ में? चलो और प्रैक्टिस करो। अब हम करेंगे किसका कर लें, Mn का करते हैं 25। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। क्लियर? चलिए
आई होप आपको समझ में आ गए होंगे किस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल पा रहे हैं। अब हम लोग कुछ आयंस की प्रैक्टिस करते हैं। देखो, जब भी आयंस होगा, जैसे Mn2+, तो कई बच्चे गलती ये करते हैं कि सर इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 25 हैं, 2 चले गए तो 23 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो जब 23 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपके पास ये आएगा। जो कि गलत है, गलत है, गलत है। 3 बार क्रॉस मार रहा हूं, इतना गलत है। याद रखना बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो हमेशा उसकी आउटर मोस्ट शेल से निकलते हैं। आउटर मोस्ट शेल कौन रिप्रेजेंट करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जो हाईएस्ट n होगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, हाईएस्ट n, वहां से इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा। तो बड़ा आसान तरीका है। सबसे पहले आप क्या करो, आपके पास जो ये 25 दिया है मैग्नीज, पहले आप उसकी ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी लिख लो। 3p6 4s2 3d5 ये आएगा। अब इसमें हाईएस्ट n पहचानो। हाईएस्ट n क्या है? ये है। ये इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? 2। ये पूरे हटा दो, ये पूरा गायब कर दो, खत्म। तो अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बची Mn2+ की, वो ये है, जो कि सही है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5। और फिर लिखना चाहो शो ऑफ के लिए तो लिख देना 4s0, कि जो इलेक्ट्रॉन्स गए वो 4s से गए। और अगर आप जो पहले तरीका अपना रहे थे, बहुत बच्चे अपनाते हैं, करते हैं, वो देखो उसके हिसाब से क्या हो रहा था। 4s में इलेक्ट्रॉन रह रहा था और 3d से जा रहा था, जो कि गलत है। हमेशा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से जाएगा कि उसकी अंदर वाली शेल से जाएगा? पहले आउटर मोस्ट शेल से जाता है। आउटर मोस्ट शेल में जब खत्म हो जाते हैं तो बात अलग है कि वो फिर 3d और 3p का सहारा ले। आई बात समझ में? उसी तरह Zn2+ का निकालिए, पॉज करें और करें तो आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ये Zn का है, 30 का। 2 2 4 6 10 12 18 20 10 30। 2+ है तो ये हट जाएगा। ये हो गई Zn2+ का। नेक्स्ट आयन लेते हैं हम लोग Cl-, 17 है। अब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो सबसे पहले 17 के लिए लिख लो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। आउटर मोस्ट में क्या है? 3p5। एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो यहां आएगा, तो ये हो जाएगा 3p6। ठीक, चलिए नेक्स्ट एक दो एक्सेप्शनल केसेस मैं बताना चाहूंगा। और वो एक्सेप्शनल केसेस में से पहला एक्सेप्शनल केस है क्रोमियम, जिसका है 24। चलिए वीडियो पॉज करिए, उसको लिख कर देखिए। आपके पास 24 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आ रहा होगा, जो कि कोई ज़्यादा गलत नहीं है, लेकिन हाँ हर चीज़ स्टेबल मांगती है, हर चीज़ स्टेबिलिटी मांगती है। तो क्या है बच्चों कि 4s और 3d के बीच में अभी आपने देखा कि कुछ केमिकल लोचा हुआ। केमिकल लोचा क्या था कि पहले 3d आ रहा था अपनी गणित के हिसाब से, फिर यार नहीं बोरबरी पढ़ा तो पता चला नहीं यार 3d बाद में आता है, 4s पहले आता है, क्योंकि n+l जिसका कम उसकी एनर्जी कम, जिसका ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा। तो ऐसा देखा गया कि जो 4s और 3d है उनकी एनर्जी गैप बहुत कम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कैन ईजिली ट्रांजिट इन 4s एंड 3d। 3d से कूद के 4s में जा सकता है, 4s से कूद के 3d में आ सकता है। इस वजह से क्या होगा कि 24 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी क्रोमियम के लिए, विच इज सेट टू बी एज द एक्सेप्शनल केस फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें क्या होगा बच्चों, 3d4 है, अगर d एक इलेक्ट्रॉन और ले ले तो d5 हो जाएगा। d5 मतलब हाफ फील्ड या फुल फील्ड? हाफ फील्ड। तो ऐसा है कि कोई भी सबशेल अगर हाफ फील्ड या फुल फील्ड होती है तो वो ज़्यादा स्टेबल होती है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि वो ज़्यादा सिमेट्रिकल है। जितनी ज़्यादा सिमेट्रिकल होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी।
आप अपने दो टांगों पे खड़े हैं तो आप ज़्यादा सिमेट्रिकल हैं, आप ज़्यादा स्टेबल हैं, आपको कोई धक्का मारेगा आप आसानी से नहीं गिरोगे। आप ऐसे एकदम टेढ़े मेढ़े खड़े हो जाओगे, कोई धक्का देगा गिर जाओगे। यानी कि पी के अंदर अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो हाफ फील्ड है, और अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो फुल फील्ड है। तो ये स्टेबल है, काफ़ी स्टेबल है रेदर देन P4, P5, P2, P1 के। डी के पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर वो 5 है, उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो हाफ फील्ड है। अगर उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो वो फुली फील्ड है। तो D5 या D10 ये स्टेबल है, मैक्सिमम स्टेबल है। इसके अलावा अगर D3 आ जाता है, D4 आ जाता है, D2 आ जाता है, D8, D9 आ जाता है तो वो कम स्टेबल माने जाते हैं। तो अगर 4s का एक इलेक्ट्रॉन देने से इसका भला हो रहा है तो 4s कहेगा ठीक है मुन्ना, ले ले तू एक इलेक्ट्रॉन। तो 4s का भी कुछ नहीं जाता, इसका कुछ नहीं जाता। टन 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 टन। तो 3s2, 3p6, 4s 1 हो जाएगा और 3d 5 हो जाएगा। देखो बेटा 4s क्या है, 4s 1, ये भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है। टोटल ऑन क्रोमियम जो है एक अच्छी स्टेबिलिटी को गेन कर लेता है। द सेम थिंग गोज फॉर कॉपर 29। तो इस एक्सेप्शनल केस के पीछे लॉजिक क्या है? टू अटेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी विच इज बेस्ड ऑन सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी इज बेस्ड ऑन इधर हाफ फील्ड और फुल फील्ड। एक एक्सचेंज एनर्जी का भी लोचा होता है, आगे चल के समझाएंगे आपको। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। अभी क्या है, जितनी चीज़ें आसान तरीके से आसानी से समझ में आ जाए उनको आसान में ही ख़त्म कर देना चाहिए। तो अभी आप लास्ट में देख रहे हैं कि 4s2, 3d9 आ रहा है, D9। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो D10 हो जाएगा, और D10 हो जाएगा तो फुल्ली फील्ड हो जाएगा, फुल्ली फील्ड हो जाएगा तो सिमेट्रिकल हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा, और 4s का कुछ नहीं जाता। तो 3p6 तक तो सेम रहेगा, 4s 1 हो जाएगा और 3d10। तो ये अधिकतम आपका स्कूल का टीचर क्रोमियम और कॉपर का केस पूछते हैं, इन्हें आप देखिए, नोट करिए। अब तक मिलते हैं अपन।